19वीं सदी का भारत एक ऐसा दौर जब बदलाव की लहरें उठ रही थीं, लेकिन सवाल ये था कि इतना विशाल और अलग-अलग सोच वाला देश अपनी एक राजनीतिक आवाज कैसे ढूंढता। चलिए आज समझते हैं उस सफर को जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म दिया। देखिए, ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि कैसे छोटी छोटी शिकायतें और अलग अलग जगहों पर हो रहे विरोध एक बहुत बड़े राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गए। ये कहानी है एक राष्ट्र की आवाज के जन्म की। कांग्रेस के बनने से बहुत पहले ही भारत के समाज में असंतोष के बीज पनप रहे थे। और ये सिर्फ राजनीतिक शिकायतें नहीं थी, नहीं, इनकी जड़ें सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण में बहुत गहरी थीं। जैसे बंगाल का फराजी आंदोलन, ये सिर्फ धर्म सुधार की बात नहीं कर रहे थे। इन्होंने अपनी आस्था को अंग्रेजों के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार बना लिया था। यहीं से वो चिंगारी उठी जो आगे चलकर आग बनने वाली थी। और दूसरी तरफ थी हाली पद्धति जैसी जालिम व्यवस्थाएं, जिसने लाखों लोगों को बंधुआ मजदूरी की बेड़ियों में जकड़ रखा था। ये सिर्फ पैसों का शोषण नहीं था, ये तो इंसान की गरिमा पर हमला था, और इसी ने गांवों में विद्रोह की आग को हवा दी। लेकिन ये जो अलग अलग विरोध हो रहे थे, ये आखिर कब तक बिखरे रहते? अब वक्त आ गया था कि असंतोष की ये चिंगारियां संगठित राजनीतिक कार्रवाई के लपटों में बदलें। भले ही शुरुआत में ये सब कुछ छोटे स्थानीय स्तर पर ही हो रहा था। और ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि 19वीं सदी के बीच में राजनीतिक संगठन बनाने की रफ्तार कितनी तेजी से बढ़ी। कुछ ही दशकों के अंदर लोग छोटी छोटी शिकायतों से आगे बढ़कर एक ज्यादा संगठित सोच की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ साफ दिखता है कि कैसे इन शुरुआती राजनीतिक समूहों के मकसद बदल रहे थे। पहले लैंड होल्डर्स सोसाइटी जैसे ग्रुप थे जो सिर्फ जमींदारों के फायदे की बात करते थे, और फिर पूना सार्वजनिक सभा जैसे ग्रुप आए जो सरकार और आम जनता के बीच एक पुल बनना चाहते थे। फिर आया 1875 का साल, एक बहुत बड़ा मोड़। पूना सार्वजनिक सभा ने वो कर दिखाया जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने सीधे ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग कर डाली। सोचिए, ये सिर्फ एक अर्जी नहीं थी, ये बढ़ते हुए आत्मविश्वास का एक ऐलान था। लेकिन इन शुरुआती कोशिशों में कमी थी। ये अक्सर किसी एक इलाके, किसी एक वर्ग या कुछ खास हितों तक ही सीमित थे। अब एक ऐसी आवाज की जरूरत महसूस हो रही थी जो किसी एक गुट की नहीं बल्कि पूरे भारत की बात कर सके। और फिर 1876 में आया इंडियन एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जिसने आके मानो पूरा खेल ही बदल दिया। ये सही मायनों में एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था का पहला ब्लूप्रिंट था। इंडियन एसोसिएशन इतना जरूरी इसलिए था क्योंकि इसने अपना ध्यान जमींदारों से हटाकर पढ़े लिखे मध्य वर्ग पर लगाया। इसने जानबूझकर सिविल सर्विस सुधार जैसे मुद्दे उठाए जिनका असर पूरे देश पर पड़ना था, और इसी ने एक सच्चे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जमीन तैयार की। अब तक जो अलग अलग कोशिशें हो रही थीं, वो सारी धाराएं अब मिलकर एक बड़ी और शक्तिशाली नदी बनने वाली थीं। तो साल था 1885, शहर था बॉम्बे। दशकों से चली आ रही राजनीतिक हलचल, बहसें और संगठन, अब सब कुछ एक अंजाम तक पहुंचने वाला था। पूरे भारत से 72 प्रतिनिधि एक साथ आए। हाँ, सिर्फ 72। वे सब अलग अलग जगहों से थे, उनकी सोच अलग थी, लेकिन सपना एक ही था, एक ऐसा संगठन बनाना जो पूरे राष्ट्र की उम्मीदों की आवाज बन सके। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ ये था कि इस ऐतिहासिक सभा को बुलाने वाला कोई भारतीय नहीं बल्कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सेवक था, A.O. ह्यूम। इतिहास वाकई कभी-कभी बहुत हैरान करता है। और इस ऐतिहासिक पहली बैठक की अध्यक्षता करने और चर्चा को एक दिशा देने का सम्मान मिला व्योमेश चंद्र बनर्जी को। कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन यहाँ नाम में बहुत कुछ था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया, एक ऐसा नाम जो बहुत जल्द भारत की आज़ादी की लड़ाई का दूसरा नाम बनने वाला था। तो ब्रिटिश सरकार ने इसे कैसे देखा? उन्होंने इस नई ताकत का मजाक उड़ाया। भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन ने इसे एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी यानी सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक कहकर खारिज कर दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मुट्ठी भर लोग जल्दी पूरे साम्राज्य को चुनौती देने वाले हैं। लेकिन इतिहास की अपनी ही पटकथा होती है।
वायसरॉय के शब्दों की किसी को परवाह नहीं थी। ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक बहुत जल्द एक पूरे राष्ट्र की आवाज बन गया, और यहीं से भारत के इतिहास का वो अगला अध्याय शुरू हुआ जो सीधा आज़ादी की ओर ले जाने वाला था।